नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की उम्मीद की, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान की, बात करेंगे संसद में विपक्ष के वार से बेदम हुई बीजेपी की, केजरीवाल के बयान से सियासी गलियारों में मचे हड़कंप की, जानेंगे कैसे नीतीश कुमार ने उड़ाई मोदी सरकार की नींद, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के कैसे मिल रहे हैं संकेत, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी यूपीआई लेन देन में लगने वाले चार्ज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लैंड फॉर जॉब स्कैम में अब 8 मई को सुनवाई, राबड़ी और मीसा पहुंचे थे कोर्ट। 4 हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेगी सीबीआई। राष्ट्रगान के अपमान मामले में सीएम ममता बनर्जी को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। बिहार विधान परिषद की 5 सीट के लिए समाप्त हुआ चुनाव प्रचार, 31 मार्च को वोटिंग, 5 अप्रैल को मतगणना, बीजेपी और महागठबंधन में टक्कर, कुल 48 उम्मीदवार मैदान में। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 340 अंक चढ़कर 57,960 पर हुआ बंद, निफ्टी 129 अंकों की बढ़त के साथ 17,081 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई। इसके कुछ ही देर में उनकी संसद सदस्यता चली गई। राहुल गांधी ने अभी तक कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है, लेकिन उससे पहले कोर्ट से ऐसी खबर आई है जिसके बाद तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले को जल्द ही चुनौती देंगे। राहुल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका तैयार कर ली है और जल्द ही सूरत की सेशन कोर्ट में इसे दाखिल किया जाएगा। राहुल की कानूनी टीम का दावा है कि कोर्ट से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। राहुल की सजा पर रोक लगना तय माना जा रहा है, जिसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। राहुल की सदस्यता बहाल होने की संभावना के दरवाजे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खोल दिए हैं। दरअसल राहुल गांधी की तरह ही लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता भी निचली कोर्ट से मिली सजा के चलते रद्द हो गई थी। मोहम्मद फैजल को 11 जनवरी 2023 को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी। कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद 13 जनवरी को फैजल की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर 27 फरवरी को उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इस बीच 20 जनवरी को मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने फैजल की सजा पर रोक लगाई। फैजल की सजा पर रोक लगने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सचिवालय से संपर्क कर अपनी सदस्यता बहाल करने की मांग की, लेकिन जब सचिवालय से उन्हें राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट से फैसला आता उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने फैजल की सदस्यता बहाल होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैजल की सदस्यता बहाल होने के बाद ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी जल्द बहाल हो सकती है। बस राहुल गांधी की सजा पर कोर्ट से रोक लगाना जरूरी है। कांग्रेस ने कहा कि वो इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेगी। चुनाव आयोग को भी इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द बहाल हो सकती है। इसलिए आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान करते समय कहा कि वो पहले राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट के रुख को देखेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से देश का सियासी पारा काफी गर्म है। सियासी पारा तो कर्नाटक का भी गर्म है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी, मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के फौरन बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो कब होंगे राज्य में मतदान और कैसी है चुनाव आयोग की तैयारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। 10 मई को कर्नाटक की जनता वोट डालेगी। कर्नाटक में 13 मई को वोटों की गिनती होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 13 अप्रैल गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 20 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। 21 से 23 अप्रैल तक नामांकन की समीक्षा होगी। 24 अप्रैल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। कर्नाटक में मतदान 10 मई को एक ही चरण में संपन्न होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 5,21,73,579 वोटर हैं। कर्नाटक में 9,17,000 नए वोटर जुड़े हैं। 100 से ज्यादा उम्र के 16,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर घर से वोट कर सकेंगे। 1 अप्रैल को जिनकी उम्र 18 साल हो रही है वो भी वोट कर सकेंगे। राज्य में कुल 42,756 ट्रांसजेंडर हैं, जिनमें से 41,000 पंजीकृत हैं। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटों में से 36 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 173 सीटें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत हैं। 224 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिनमें यूथ कर्मचारी तैनात रहेंगे। 100 बूथों पर दिव्यांग कर्मचारी तैनात रहेंगे। कर्नाटक में साल 2018 में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई और एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। करीब 14 महीने बाद ही कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिर गई। बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस के बागी विधायकों की मदद से बीजेपी की सरकार बनाई। हालांकि 2 साल बाद येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में राज्य में सीएम बदलने का फैसला किया और बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया था। कर्नाटक में सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। मुकाबला तो संसद में भी देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में 11 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। आज संसद की कार्रवाई का 12वां दिन था और 12वें दिन भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ। तो आज संसद में क्या कुछ रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता भंग किए जाने के बाद आज संसद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सांसदों की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद थे, जहां महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति और राहुल के सावरकर वाले बयान पर चर्चा हुई। आधे घंटे तक चली इस बैठक के बाद राहुल मां सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। वहीं आज संसद के 12वें दिन की कार्रवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर दिखाए और काले कपड़े लहराए। आज भी सभी विपक्षी सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे थे। हालांकि कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी खुद भ्रष्ट है। वो उन लोगों को कुछ नहीं कह रहे जिन्होंने इस देश को लूटा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जेपीसी का गठन नहीं किया जा रहा है। तो क्या पीएम ने भ्रष्ट लोगों के साथ हाथ मिला लिया है? खड़गे ने कर्नाटक को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा, कर्नाटक में 40% की सरकार है और बीजेपी को इसमें महारत हासिल है। उन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया जिनके यहां से 8 से 10 करोड़ रुपए बरामद किए गए। यहां अगर विपक्ष के किसी नेता के घर से पैसा मिल जाए तो बीजेपी उसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लेती है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद में अंबेडकर मूर्ति के सामने सेव डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड पार्लियामेंट के बैनर और पोस्टर थामे हुए धरना दिया। वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता में मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिया। लोकसभा में विपक्षी सांसद वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्रवाई पिछले 18 मिनट तक चली और इस हंगामे के बीच ही सरकार ने कई विधेयक पारित करा लिए। आज भी संसद में बीजेपी विपक्ष के आगे बेदम नजर आई। संसद से सड़क तक विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है। तो वहीं केजरीवाल ने भी बीजेपी के दर्द में इजाफा कर दिया है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया था उसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने फेल कर दिया है। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर वार किया। दिल्ली विधानसभा में आज बीजेपी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन अचानक ही पार्टी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव वापस लिया तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विश्वास प्रस्ताव ले आए। उन्होंने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जबकि 8 विधायक ही बीजेपी के पास हैं और 14 जरूरी होते हैं। पहले वो कह रहे थे कि 6 की व्यवस्था हो गई है। तब मैंने अपने सभी विधायकों से बात की। सबने कहा कि दबाव बनाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। तेलंगाना में हमने स्टिंग देखा। मेरे पास केसीआर का कॉल आया कि आपकी सरकार गिरने वाली है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ी भी शर्म हो तो आप कोशिश मत करना। केजरीवाल ने कहा कि हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। 2017 में कहते थे कि 21 को डिस्क्वालीफाई कर देंगे और फिर सरकार गिरा देंगे। 2017, 2019, 2020 सब में कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ। अब कोशिश मत करना। उन्होंने कहा
समय एक जैसा नहीं रहता, मोदी जी कभी ना कभी तो जाएंगे, उस समय भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, क्योंकि सभी भ्रष्ट एक ही जगह हैं। भाजपा वालों को जेल में डाल दो तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री आजकल कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई ने सभी भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। ये आधा सच है। ईडी सीबीआई ने सभी भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर रखा है। अरविंद केजरीवाल के इस संबोधन के बाद बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। जो चाल बीजेपी ने आप के खिलाफ चली थी वो नाकाम साबित हुई। केजरीवाल के बयानों ने बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया है। मुसीबत तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मोदी सरकार के लिए बने हुए हैं। विपक्षी एकता की वकालत करने वाले नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द सभी विपक्ष एक हो जाएं। इसके लिए नीतीश ने अपनी तरफ से भी कोशिशें तेज कर दी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्षी दलों में नीतीश कुमार को भी पीएम उम्मीदवार माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि वो पीएम पोस्ट के दावेदार नहीं हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने कह चुके हैं, बिहार के सीएम को पीएम नहीं बनना है। यानी बिहार की ओर से पीएम पद पर कोई भी दल दावेदारी नहीं कर रहा है। और अब नीतीश कुमार ने पीएम पद और विपक्षी मोर्चे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले विपक्षी एकता का होना बेहद जरूरी है। नीतीश ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी ओर से कोशिश की गई। हमने दिल्ली में कई पार्टियों से बातचीत की है, कांग्रेस से भी कहा है कि उसे आगे आना चाहिए, दूसरी पार्टियों से भी बातचीत होनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग साथ आएंगे उतना ही अच्छा होगा। ज्यादा लोग साथ आएंगे तो हम ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। नीतीश ने कांग्रेस से एक बार फिर कह दिया है कि उसे आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए। विपक्षी एकता जितनी मजबूत होती है, केंद्र में बीजेपी को रोकने में उतनी ही आसानी होगी। 2024 आम चुनाव में विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के लिए हार का सबब बन सकता है। इधर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार को बर्खास्त कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों को लेकर अपना फैसला उद्धव के पक्ष में देता है तो शिंदे की कुर्सी जाना तय है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या महाराष्ट्र में होगा सत्ता परिवर्तन? क्या राज्य में बदल जाएगी सरकार? क्या सूबे में लगेगा राष्ट्रपति शासन? सूबे में इन सवालों को जन्म महाविकास आघाड़ी की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भविष्यवाणी ने दिया है। दोनों दलों ने 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना जताई है। प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने की सबसे ज्यादा संभावना है। पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि कुछ तिमाहियों में उम्मीद की जा रही है, मध्य अवधि चुनाव नहीं हो सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शासन लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि शिंदे फडणवीस सरकार मध्य अवधि चुनाव कराने से डर रही है और स्थानीय निकायों और बाजार समितियों सहित बाकी सभी चुनावों को यथासंभव टालने के तरीकों पर विचार कर रही है। वहीं एनसीपी नेता के रुख का समर्थन करते हुए संजय राउत ने कहा कि वो स्थिति के बारे में पाटिल के आकलन से पूरी तरह सहमत हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता सुनिश्चित करेगा। ऐसे में राज्य सरकार गिर जाएगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने ताजा घटनाक्रम पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन फिर भी पार्टी को उम्मीद है कि 9 महीने बाद कोर्ट का फैसला गठबंधन के समर्थन में आएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसे झटका मिलेगा और किसे खुशखबरी। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपीआई लेन देन में आए नए फरमान की। डिजिटल लेन देन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले यूपीआई के जरिए भुगतान क्या 1 अप्रैल से महंगा होने वाला है? ये दावा किया जा रहा है कि अगले महीने से 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर 1.1% शुल्क देना होगा। लेकिन क्या ये सच है? इसे लेकर खुद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बयान जारी किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। तकनीक के ज़माने में लोग तेज़ी से काम करना पसंद करते हैं। ऐसे में आजकल लोग डिजिटल पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में एक खबर ने लोगों को चौंका दिया, जिसमें ये कहा गया कि 1 अप्रैल से यूपीआई के जरिए भुगतान महंगा हो जाएगा। लेकिन इसे लेकर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने स्थिति को साफ कर दिया है। इस पर फैले भ्रम को दूर करते हुए एनपीसीआई ने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी किया है। एनपीसीआई की माने तो यूपीआई के जरिए भुगतान आगे भी फ्री और आसान बना रहेगा। इसका ग्राहकों पर
कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पहले की तरह पूरे तरीके से मुफ्त रहेगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर 1.1% शुल्क देना पड़ेगा। डिजिटल भुगतान में यूपीआई की ही सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। इस कदम से यूपीआई भुगतान को बड़ा झटका लगता और इसी बात को लेकर ग्राहकों में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ रही थी। एनपीसीआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि यूपीआई के जरिए हर महीने करीब 8 अरब ट्रांजैक्शन होता है। इसका फायदा खुदरा ग्राहकों को मिल रहा है। ये सुविधा आगे भी मुफ्त बनी रहेगी और खाते से खाते में लेन देन पर कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से यूपीआई से भुगतान पहले की तरह ही मुफ्त बना रहेगा। इस खबर के बाद ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।